गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के मैथमेटिकल एनालिसिस देख लिए थे कि किस तरीके से हम उनका टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम अधिकतम आयाम निकाल सकते हैं, अधिकतम तीव्रता निकाल सकते हैं, न्यूनतम आयाम और न्यूनतम तीव्रता की कंडीशन क्या क्या होती है, जो कि संपोषी और विनाशी दोनों व्यतिकरण में हमने देखी थी। हमने अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के साथ साथ माध्य तीव्रता भी निकाली थी कि औसत तीव्रता या माध्य तीव्रता कितनी होती है व्यतिकरण प्रतिरूप में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो देखो व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, अब यहां पे हम ऊर्जा की बात करेंगे तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, जो कि कितनी होती है 4I। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता I होती है, वो अधिकतम कितनी होती है 4I। और विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता निकल के आती है वो न्यूनतम होती है, ये होती है I मैक्सिमम। और विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम होती है I मिनिमम, वो कितनी होती है 0। कब होती है? जब कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो। यदि किसी भी व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो तो व्यतिकरण की तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम 4I0 होती है और विनाशी व्यतिकरण में 0 होती है। इसका मतलब क्या है? यदि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत है तो तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत बना रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कला संबद्ध स्रोत है तो व्यतिकरण में जो ऊर्जा है या तीव्रता है वो एक समान प्राप्त नहीं होती है। विनाशी व्यतिकरण के कलांतर पर 0 हो जाती है और संपोषी व्यतिकरण पर अधिकतम हो जाती है। इस तरीके से व्यति करती रहती है। परंतु यदि हम कला संबद्ध स्रोत के स्थान पर कला असंबद्ध स्रोत काम में यूज में ले, कला असंबद्ध स्रोत लिए जाए तो कला असंबद्ध स्रोत होने पर व्यतिकरण प्रतिरूप की जो तीव्रता है वो एक समान हो जाती है। ध्यान रखना, जब कला संबद्ध स्रोत होंगे, ये वाली तीव्रता आ रही है वो किसमें आ रही है? कला संबद्ध स्रोत। जब कला संबद्ध स्रोत होंगे तो तीव्रता एक समान नहीं होगी। तीव्रता होगी I, वो एक समान नहीं होती है, अर्थात बदलती रहती है कलाओं के साथ। परंतु जब कला असंबद्ध स्रोत ले लिए जाए तो व्यतिकरण प्रतिरूप की जो तीव्रता है, व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, एक समान हो जाती है। और तीव्रता एक समान होने पर ये कितनी हो जाती है? तो ये एक समान तीव्रता ही औसत तीव्रता कहलाती है। ये जो व्यतिकरण प्रतिरूप की तीव्रता होगी वो कौन सी तीव्रता होगी? औसत तीव्रता, या फिर इसको माध्य तीव्रता भी बोला जाता है। यही रीजन था कि मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के साथ साथ औसत भी निकाल के बताई थी। तो यहाँ पे हमने I एवरेज निकाला था, वो I एवरेज कितनी आई थी? 2I0। इसका मतलब जब व्यतिकरण प्रतिरूप अगर कला असंबद्ध स्रोतों से बने तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? 2I0 हो जाती है। और जब कला संबद्ध स्रोतों से बनेगी तो इसकी तीव्रता प्रत्येक कलांतर के हिसाब से बदलती रहेगी, अर्थात एक समान प्राप्त नहीं होती है। कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि यदि किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में कला असंबद्ध स्रोत हैं तो उनकी तीव्रता किस तरह से बदलेगी? उनकी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, एक समान रहेगी। कब? जब कला असंबद्ध स्रोत हो। ठीक है, अब ये किस तरीके से होते हैं? तो अब औसत तीव्रता हमने निकाली। अब हम बात करेंगे कि व्यतिकरण में जो ऊर्जा वितरण वक्र है वो किस तरह से होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जो तीव्रता होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही है। ठीक है, तो व्यतिकरण का जो ऊर्जा तीव्रता वितरण वक्र है वो कैसे बनेगा वो हम बनाएंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो देखते हैं व्यतिकरण ऊर्जा वितरण वक्र। व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र देखते हैं किस तरह से बनेगा ऊर्जा वितरण वक्र। अब ऊर्जा वितरण वक्र कैसे आएगा देखते हैं। ऊपर लेते हैं तीव्रता किस तरीके से, यहाँ पे मान लेते हैं ये तीव्रता ले लेते हैं y एक्सिस में, और इस साइड x एक्सिस में ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं? कलांतर ले लेते हैं, क्योंकि कलांतर हमें देखना है कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में किस तरीके से बनेगा। तो इधर ये मूल बिंदु मान लेते हैं, इधर ले लेते हैं ऊर्जा या तीव्रता ऊपर की ओर, ऊर्जा I से डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो यहाँ पे नीचे की ओर लेते हैं कलांतर फाई, ये फाई हो जाएगा। अब दोनों ही कलांतर लेते हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए विनाशी के लिए पाई का विषम गुणज, तो यहाँ पे लेते हैं पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से। सेम इधर ले लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई और माइनस 6 पाई। ये यहाँ पे कालांतर देंगे। अब व्यतिकरण में तीव्रता वितरण वक्र या ऊर्जा वितरण वक्र कैसे बनाएंगे? तो देखो समकोषी व्यतिकरण कहां होगा? जहां पर कलांतर क्या हो, पाई का समगुणज। तो पाई का समगुणज देखो ये रहा। तो जब पाई का समगुणज होगा वहां पर समकोषी व्यतिकरण आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन यहां पर जहां पे मैं गोले कर रहा हूं वहां पर क्या होगा, कौन सा व्यतिकरण आएगा, समकोषी व्यतिकरण। और समकोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। जबकि विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पे विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम होगी और कलांतर क्या होता है, पाई का विषम गुणज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समकोषी और विनाशी व्यतिकरण बनाते हैं। तो समकोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होती है, कितनी होती है, 4I0। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि तीव्रता कितनी है, 4I0 अधिकतम। ठीक है, जैसे जैसे विनाशी व्यतिकरण पे आएगा पाई पे कलांतर, विनाशी व्यतिकरण पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे 0 होगी तीव्रता। फिर समकोषी व्यतिकरण यहाँ पे जाएगी तो फिर अधिकतम, और अधिकतम कितनी हो जाएगी, 2 पाई पे 4I0, मतलब इसके बराबर की हो जाएगी यहाँ पे। फिर विनाशी व्यतिकरण में फिर से कितनी हो जाएगी, 0। फिर समकोषी व्यतिकरण पे फिर से कितनी हो जाएगी, 4 पाई पे अधिकतम, और फिर 5 पाई पे 0, और फिर 6 पाई पे कितनी हो जाएगी, अधिकतम। तो इस तरीके से व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कितनी जा रही है, अधिकतम हो जाती है 4I0। सेम थिंग इस नेगेटिव डायरेक्शन में बनाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, फिर हो जाएगी अधिकतम 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे 0, फिर 4 पाई पे अधिकतम, फिर 5 पाई पे 0, और फिर 6 पाई पे अधिकतम। इस तरीके से तो ये जो प्रतिरूप बन रहा है वो कौन सा प्रतिरूप बन रहा है, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण वक्र बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, समकोषी व्यतिकरण पर तीव्रता 4I0 बनी रहेगी और विनाशी व्यतिकरण पे जो तीव्रता होगी वो 0 होगी, इस तरीके से। फिर इसके बाद में आती है माध्य तीव्रता। तो माध्य तीव्रता कितनी होगी, जब प्रकाश स्रोत कला असंगत स्रोतों को माध्य तीव्रता 2I0 होगी, और 2I0 कितनी होगी, यहाँ पर 0 होती है, यहाँ पर 4I0। तो दोनों के बीच वाला मान, ये वाला मान होगा वो किसका आएगा, माध्य तीव्रता का आएगा। और माध्य तीव्रता कितनी होती है, 2I0। तो यहाँ पे वैल्यू शो कर देनी, ये कितनी है, 2I0, और इसको लिख देंगे ये क्या है, माध्य तीव्रता। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा वितरण वक्र बनाया जा सकता है। ये किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे देखना, व्यतिकरण प्रतिरूप में जो ऊर्जा होती है वो नष्ट नहीं होती है, वो क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, फिर अधिकतम हो जाएगी, फिर 0, फिर अधिकतम हो जाएगी, इस तरीके से। तो व्यतिकरण प्रतिरूप में ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होगा, तीव्रता का स्थानांतरण वो होता है न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं की ओर होता है। व्यतिकरण में ऊर्जा या व्यतिकरण प्रतिरूप जो बनता है तो ऊर्जा का वितरण न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं की ओर होता है, अर्थात यह प्रतिरूप ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो व्यतिकरण प्रतिरूप ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर के आधार पर ही बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम ऊर्जा वितरण वक्र देख सकते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऊर्जा तीव्रता वितरण वक्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ग्राफ पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना है इस चीज को, इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट हमारा ये व्यतिकरण टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम थोड़ा सा आगे चलकर कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे करेंगे और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच लगाएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट में इन फॉर्मूलों को निपटाने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, कि न्यूमेरिकल हमें व्यतिकरण में किस तरीके से मिलेंगे और उन न्यूमेरिकल्स को हैंडल करने का जो हमारा तरीका होगा या हमारी अप्रोच होगी वो कैसे हम अप्लाई करेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल को इजीली निकाल सके। तो ध्यान देना, अगर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप में आयाम, तीव्रता, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन में देगा। मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन में किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब फॉर्मूले की बात करें, हमने व्यतिकरण पढ़ा, इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था कलांतर, पथांतर और समयांतर में संबंध। तो वो क्या होता है, कलांतर, पथांतर, समयांतर में संबंध होता है। यदि कलांतर लेंगे फाई, तो फाई एक चक्कर पूरा करने में कितनी कला को नियंत्रित करता है, 2 पाई। किसके बराबर होगा, पथांतर की बात करें, अक्ष को एक चक्कर पूरा करने में तरंग द्वारा तय की गई दूरी उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है लैम्डा बराबर। और समयांतर डेल्टा टी होगा, तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, उसका आवर्तकाल टी।
तो ये संबंध होता है। इस संबंध के आधार पर आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको कलांतर दे रखा है, पक्षांतर निकाल सकते हो, कलांतर दे रखा है, समांतर निकाल सकते हो, ये दे रखा है, ये कोई भी निकाल सकते हो। एक तो ये वाला अप्रोच लगाने के लिए। दूसरा हम बात करते हैं आयाम की। तो आयाम की बात करें तो आयाम जैसे समकोषी व्यतिकरण में r मैक्सिमम दे रखा है और विनाशी में r मिनिमम दे रखा है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो जैसे हमें पता है कि r मैक्सिमम होता है वो क्या होता है a1 प्लस में a2 और r मिनिमम होता है वो क्या होता है a1 माइनस a2। मतलब दोनों तरंगों के आयामों को जोड़ दो, मैक्सिमम आ जाएगा और दोनों का घटा दो, क्या आ जाएगा? मिनिमम। तो अपॉन में r मिनिमम बराबर होगा अपॉन में a1 माइनस में a2। अब यहाँ पे मान लो हमें r मैक्सिमम r मिनिमम की फॉर्म में आयाम दे रखा है कि अधिकतम व न्यूनतम आयाम ये है, तो प्रत्येक तरंग का आयाम बताओ कि a1 और a2 की वैल्यू कितनी होगी। तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अगर अनुपातिक फॉर्म में दे रखा है तो क्यों नहीं उनको अनुपातिक फॉर्म बना लो, यहां से a1 कॉमन ले लो या a2 कॉमन ले लो, जो भी आपकी मर्जी है। तो चलो इसमें से क्या कॉमन ले लें? a1 कॉमन ले लेते हैं। a1 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? a1 कॉमन आते ही क्या बन जाएगा? 1 प्लस में a2 अपॉन a1 अपॉन में इसमें भी a1 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस a2 अपॉन में a1, क्योंकि a1 कॉमन आ जाएगा तो a1 की जगह तो 1 आ जाएगा माइनस a2। अगर इसके साथ में a1 से गुणा करेंगे तो a1 से भाग भी करेंगे, a1 गुणा वाला बाहर आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहां से फॉर्मूला r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम इसके बराबर भी होता है 1 प्लस a2 अपॉन a1 अपॉन में 1 माइनस a2 अपॉन a1। तो ये अनुपातिक फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगर बात करते हैं तीव्रता की फॉर्म में तो जरूरी नहीं है, यहां पे देखो एक चीज कि a1 को बाहर निकाला। अगर आपको a1 अपॉन a2 दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात a1 अपॉन a2 दे रखा है, तो a2 को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कर लो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला अगर हम तीव्रता की फॉर्म में देखें, तीव्रता जैसे ये देखते हैं I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम, तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितनी होगी? I मैक्सिमम कितनी होगी? रूट I1 प्लस में रूट I2 की होल स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगी रूट I1 माइनस रूट I2 की होल स्क्वायर। अगर इनमें भी अनुपातिक फॉर्म में दे रखा है तो क्या दिक्कत है? निकालो इसमें रूट I2 को। अब देखो इसमें a1 निकाला, इसमें I2 निकाल के दिखाता हूं। रूट I2 को बाहर निकालोगे तो रूट I2 बाहर निकालने पर देखो इसकी स्क्वायर की, तो रूट I2 की स्क्वायर हो जाएगी तो बाहर क्या आएगी? I2, ध्यान रखना। तो यहां से रूट I2 को बाहर निकालोगे तो ये कर लेते हैं रूट I2 कॉमन आ गई इनटू में यहां पे क्या बच गया? रूट I1 अपॉन में रूट I2 प्लस में 1 और इसका पूरे का स्क्वायर यहां पे अपॉन में। मैंने अकेले का क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो इसमें से बाहर निकालेंगे तो जो कॉमन आएगा उसका तो स्क्वायर होगा, इसलिए नहीं किया। तो यहां पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसमें भी रूट I2 बाहर कर देंगे तो रूट I2 आ गया बाहर, ये बनेगा रूट I1 अपॉन में रूट I2 माइनस 1 और फिर इसकी होल स्क्वायर। इसकी होल स्क्वायर करो तो रूट I2 की स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कर जाएगा, I2 बचेगा, यहां पर भी I2, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बच गया है यहां पे? ये हो जाएगा I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम बराबर होगा, यहां से करेंगे तो क्या बनेगा? I2 इनटू में रूट I1 I2, तो इसको ऐसे लिख दो, एक ही फॉर्म में लिख दो, दोनों पे रूट लगा हुआ है, इस पे भी तो दोनों को एक ही में लिख दो, प्लस में 1 की होल स्क्वायर, इसका तो खुल गया। यहां से करेंगे नीचे I2, इसको लिखेंगे वही सेम थिंग रूट I1 अपॉन में I2 माइनस 1 की होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसके बराबर ही आ जाएगा। चाहे तो आप I1 अपॉन I2 ले लो या फिर I1 को कॉमन लोगे तो वो I2 अपॉन I1 आ जाएगा, एक ही बात है। इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। और आयाम की फॉर्म में निकाले, जैसे हमें आयाम दे दे तो तीव्रता और आयाम में संबंध क्या होता है? तो चौथा ये भी होता है ना, I1 बराबर होगा k a1 स्क्वायर अपॉन में I2 बराबर होता है k a2 स्क्वायर। आयाम के स्क्वायर का समानुपाती तो होती है तीव्रता, समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, इसको इससे काट दिया, I1 बटे I2 बराबर होगा a1 स्क्वायर बटे a2। अगला अगर मान लो a1 बटे a2 निकालना है तीव्रता की फॉर्म में, तो दोनों का स्क्वायर इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट, तो ये बन जाएगा a1 अपॉन में a2 बराबर अंडर रूट I1 अपॉन I2। ये लो मैक्सिमम मिनिमम की फॉर्म में लो कि आयाम और तीव्रता मैक्सिमम मिनिमम की फॉर्म में कैसे बनेंगे वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले इस तरीके से हम एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में
चेंज कर सकते हैं। जैसे आई मैक्सिमम मिनिमम में और क्या बना सकते हो, ये वाला है, इन दोनों की स्क्वायर लगी हुई है, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम बराबर अंडर रूट आई वन प्लस आई टू के होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस में आई टू के होल स्क्वायर। इसका और भी सिंपल है, ये बनाने के बजाय हम दूसरे तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करें, इसकी स्क्वायर लगी है, इसकी स्क्वायर लगी है, दोनों की स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस में अंडर रूट आई टू अपॉन में अंडर रूट आई वन माइनस में अंडर रूट आई टू। अब यहां से हमें अगर क्वेश्चन में हमें आई मैक्सिमम और आई मिनिमम गिवन है तो इसका अंडर रूट कर लेना, यहां से जो मर्जी उसको बाहर निकाल लो, जैसे इनमें से किसको बाहर निकाले। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो देखना एक बार यहां पे करते हैं। थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से होगा, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं एक बार। अब देखना, यहां से मान लो हम अंडर रूट आई टू कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट आई टू कॉमन लेंगे तो यही क्या बन के आएगा, इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं इधर, ठीक है। यहां पे लिखेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बराबर होगा, यहां से अंडर रूट आई टू कॉमन आ गया तो ये बचेगा अंडर रूट आई वन अपॉन में आई टू, ये पूरे पे अंडर रूट आएगा, प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट आई टू कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा अंडर रूट आई वन अपॉन में आई टू माइनस में 1, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। ऐसे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके से करने की बजाय ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। देखो इसको और उसको सेम करना है, ये स्क्वायर है, इन दोनों को स्क्वायर को हटाओगे इधर क्या आएगा अंडर रूट, इधर अंडर रूट लगाओगे तो ऊपर बनेगा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस 1, यही बच रहा है, तो नीचे भी है। तो क्यों ना हम ऐसे सोल्व करके ऐसे करें, इससे बढ़िया कि डायरेक्ट ही कर लो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या तीव्रता आयाम में किस तरीके से संबंध होते हैं वैसे निकाल सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे तो आपको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। दो फॉर्मूले और हमने पढ़े थे, एक पढ़ा था परिणामी आयाम का, तो परिणामी आयाम कैसे निकाला जाता है। परिणामी आयाम पे बात करें तो r बराबर होता है रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो कई न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको 5 कलांतर, और कलांतर के आधार पर आप आयाम यहां पे लगा के और परिणामी आयाम फाइंड आउट कर सकते हो सदिश की तरह, कि सदिश का परिणामी कैसे निकालते हैं। दिशा भी, दिशा वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तीव्रता वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो तीव्रता परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें परिणामी तीव्रता तो I बराबर होती है I1 प्लस में I2 प्लस में 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इनटू में cos फाई। इस क्वेश्चन में भी आपको फाई गिवन होगा और I1 और I2 की वैल्यू गिवन होगी, तो आप परिणामी तीव्रता भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कुछ फॉर्मूले का एनालिसिस की परिणामी किस तरीके से हम तरंगों के आयाम और तीव्रता में संबंध निकाल सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल करके देखते हैं, तो मैं आपको दो से तीन न्यूमेरिकल कराता हूं, उसके बाद में हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पे जाएंगे कि हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो उससे पहले हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, एक ये है और एक ये, दोनों क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और उन्हीं फॉर्मूले से सोल्व करेंगे जिनके बारे में हम पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि किस तरीके से एक फॉर्मूले से दूसरे में जाते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हर एक बात को समझना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होती है कि अधिकतम पूछा है कि न्यूनतम पूछा है या इंडिविजुअल पूछा है। तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम तीव्रता वो तो होती है आई मैक्स और आई मिनिमम, ठीक है, और इंडिविजुअल पूछे वो होती है I1 और I2। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसका ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि अध्यारोपण के कारण किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, देखना ध्यान से, प्रकाश की मैक्सिमम व मिनिमम इनका अनुपात दे रखा है 9:1। तो हमें क्वेश्चन पे जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें ये दे रखा है I max अपॉन में I minimum, इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है 9/1। अब एक चीज ध्यान में रखना, 9/1 वैल्यू दे दी तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि I मैक्सिमम का मान 9 होगा और I मिनिमम का मान 1 होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब ध्यान रखना कि I मैक्सिमम की वैल्यू 9 ले लेंगे और I मिनिमम की वैल्यू 1 ले लेंगे। ये अनुपातिक फॉर्म है। मान लो अनुपात तो हम किसी का भी निकाल दें, अगर हमारे पास अनुपातिक संख्या ऐसे आ जाए 6/4, 6/4 आ जाए तो हम इसको 6/4 भी लिख सकते हैं और 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या
6 कभी भी 3 के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्या 4 कभी 2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अनुपातिक फॉर्म में तो कट भी सकते हैं, इसको हम 18/2 भी लिख सकते हैं। तो 18/2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आई मैक्सिमम 18 हो जाएगा और आई मिनिमम 2 हो जाएगा, कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहली बात तो कि अनुपातिक फॉर्म आ जाए उसमें उसका मतलब कभी ये नहीं होगा कि ऊपर वाले की वैल्यू इसके बराबर है और नीचे वाले की इसके बराबर होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो उन तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? पूछा क्या है, तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब I1 अपॉन में I2 पूछा है। मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स और मिनिमम दोनों का अनुपात दे रखा है और हमें I1 अपॉन I2 पूछा है, तो ये फाइंड आउट करेंगे। अब हमें अप्रोच इस तरीके से लगानी है कि हम मैक्सिमम मिनिमम से इसमें पहुंचे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है, I max अपॉन में we know that, यहां पे लिख सकते हो we know that, या हम जानते हैं कि I max अपॉन में I minimum बराबर होगी, क्या होगी? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस में अंडर रूट ऑफ I2 की स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ I1 माइनस में अंडर रूट ऑफ I2 की होल स्क्वायर। अगर आपको वो फॉर्मूले याद भी नहीं है तो इस तरीके से तो आपको पता ही होगा कैसे। अब डिराइव कर लेंगे, डिराइव करेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके बताए थे इसको सॉल्व करने के। या तो आप क्या करो, यहाँ से कॉमन निकाल के वैसे करो फिर अंडर रूट लाओ। ऐसे नहीं करो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यों ना पहले अंडर रूट लगा ले, पहले अंडर रूट लगा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ I1 I max अपॉन I minimum, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और इसको क्या लिख देंगे, रूट I1 प्लस में रूट I2 अपॉन में रूट I1 माइनस में रूट I2 हो गया। I max अपॉन I minimum की वैल्यू कितनी है, 9/1, तो यहाँ पे लिखेंगे तो रूट ओवर 9/1 इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन निकाल ले, रूट I2 कॉमन निकाल ले, रह जाएगा कॉमन आगे, तो क्या बनेगा, रूट I1 अपॉन में रूट I2 प्लस में 1 अपॉन में रूट I1 अपॉन में I2 माइनस में 1, ये बच जाए। क्यों? क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गए ना यहाँ से, सीधी सी बात है। क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि रूट I2 कॉमन निकालेंगे, रूट I2 यहाँ पे और रूट I2 यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? अब इस तरीके से कर लिया तो अब हम क्या करें, हमें करना है, या तो आप क्या करोगे, गुणा भाग करो इसका, इधर इसको गुणा करो, इसको इधर से गुणा करो फिर निकालते हैं। तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं। 9/1, 9 का अंडर रूट 3 और 1 का अंडर रूट 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं तो ये आ जाएगा 3/1 बराबर होगा। इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, अभी इसी को कर रहे हैं। 3/1 बराबर होगा रूट ओवर I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन में रूट ओवर I1 अपॉन I2 माइनस में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 3 इनटू में I1 अपॉन I2 माइनस में 3, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को इससे करेंगे ये आएगा रूट ओवर I1 अपॉन में I2 और 1 को 1 से करेंगे 1। एक साइड लेते हैं, इसकी संख्या एक साइड लेते हैं और उसको एक साइड लेते हैं, इसको इधर लेंगे तो माइनस का और 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये देखो 3 रूट ओवर I1 अपॉन I2 माइनस में रूट ओवर I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा, 4। एक तो ये रहा और माइनस 3 4 हो जाएगा। अब देखो 3 में से 1 घटा दो, क्योंकि ये इसका गुणांक 1 ही तो 3 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 2, तो 2 बच जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट I1 अपॉन में I2 बराबर होगा 4। इसको इससे काटेंगे नीचे, ये 2 गुणा में उधर जाके किसमें आ जाएगा, भाग में आएगा, तो इसको इधर भाग में लिख देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर I1 अपॉन में I2, इसकी वैल्यू होगी 4/2, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2/1। हमें वैल्यू चाहिए I1 अपॉन I2 की, तो इसका देखो इधर रूट है, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, I1 अपॉन I2 की वैल्यू होगी 2 की स्क्वायर 4 और 1 की स्क्वायर 4, 1, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा I1 अपॉन I2 हो जाएगा 4/1, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा परसेंटेज की फॉर्म में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अनुपातिक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम आपेक्षिक या सापेक्षिक मान, और जब प्रतिशत मान निकाला जाता है तो इसको 100 से गुणा करके निकाल लिया जाता है, तो 100 से गुणा करके प्रतिशत लगाएंगे तो वही प्रतिशत होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो क्या दे रखा है कि 2 कला संबद्ध स्रोतों की सहायता से प्राप्त व्यक्तिगत प्रतिरूप में तीव्रता में परिवर्तन औसत तीव्रता का 5% होता है। ठीक है, अब ध्यान देना
तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है औसत तीव्रता का, तो औसत किसकी निकलती है? मैक्सिमम और मिनिमम से निकलती है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि आई मैक्स प्लस में आई मिनिमम अपॉन में 2, इस तरीके से हम औसत निकालते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने यही बात आपको बताई थी औसत तीव्रता कैसे निकलती है। तो ये बोल रहा है कि तीव्रता में परिवर्तन औसत तीव्रता का 5% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम और मिनिमम में परिवर्तन दे रखा है। मान लो सपोज करो प्रतिशत की फॉर्म में लेते हैं तो मैक्सिमम कितना परसेंट लेते हैं हम? 100%, कि हमारे पास औसत तीव्रता है वो 100% है। अब औसत तीव्रता का 5% परिवर्तन हो रहा है, 100 का 5, तो 100 का 5 कितना होगा? 5। 100% का अगर 5% निकालें 100 का, तो वो कितना आता है? 5 होता है। तो अगर अधिकतम जा रही है तो 100 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 105। और न्यूनतम हो रही, कम हो रही है, तो 100 में से 5 घटा दो, कितना हो रहा है? 95। सीधी सी बात है, क्योंकि 5% का परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 या तो बढ़ेगी या 5 क्या होगी? घटेगी। तो यहां से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम की वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि 100 में अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो 5 बढ़ा के लिख दो, और मिनिमम ले रहे हैं तो 5 घटा के लिख दो। सीधी सी बात है, यही है यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में कि अगर बढ़ रहा है तो 5 बढ़ा दो, क्योंकि 5 का ही परिवर्तन हो रहा है, ज्यादा का नहीं हो रहा। तो 100 में 5 बढ़ा देंगे 105, और मिनिमम है तो 5 घटा दो, कितना हो गया? 95 हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं, तो इसको काटते हैं तो कितना आएगा? देखो 21 से कट गया और ये 19 से कट गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा? आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं अगर हम आयाम की फॉर्म में निकालें? तो आयाम की फॉर्म में निकालें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बराबर होगा आर मैक्सिमम की स्क्वायर अपॉन में आर मिनिमम की स्क्वायर। सीधी सी बात लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतम तीव्रता अधिकतम आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और न्यूनतम तीव्रता न्यूनतम आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे क्या आएगा? k से k कट जाएगा। ठीक है, होता है ये फॉर्मूला। क्योंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर होगा k इंटू आर स्क्वायर। तो I मैक्सिमम बराबर होगा k इंटू आर मैक्सिमम की स्क्वायर अपॉन में k इंटू आर मिनिमम की स्क्वायर। k से k कैंसिल, ये आ जाएगा। आर मैक्सिमम को क्या लिख सकते हो? a1 प्लस a2 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर देंगे a1 प्लस में a2 का होल स्क्वायर अपॉन में इसको लिख देंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो सीधी सी बात हमें समझ में आ रही है कि आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बराबर होगा a1 प्लस में a2 की स्क्वायर अपॉन में a1 प्लस a1 माइनस a2 की होल स्क्वायर। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि तीव्रता है, हमें किसका अनुपात निकालना है? अपेक्षित तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा अंडर रूट से बचें कि अंडर रूट, क्योंकि अगर हम i की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2, और यहाँ पे अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 ऐसे लिखा जाएगा। तो उससे हम बच के इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर वैसे भी करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब इसको देखो आगे करते हैं। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो इधर अंडर रूट आके क्या बन जाएगा? यहाँ से अंडर रूट इधर करते हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम बराबर होगा a1 प्लस में a2 अपॉन में a1 माइनस a2। आ गया? यहाँ पे अंडर रूट लिखेंगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 21 अपॉन 19। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं अंडर रूट 21 अपॉन 19 बराबर होगा a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2। अब 19 21 में 19 का भाग दो, कितनी वैल्यू आएगी? और उसका जो अंडर रूट निकालोगे आप, तो अंडर रूट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट कितनी आती है। इसके अंडर रूट की वैल्यू आती है 1.05। क्यों? श्योर आएगा 1.05 अंडर रूट आएगा, और यहां से हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन के आएगा a1 कितना हो जाएगा? 1.05 a1 माइनस 1.05 a2 बराबर होगा a1 प्लस में a2। अब देखो ये उधर जाएगा, प्लस का जाएगा a2 और a1 के टर्म्स इधर रख लो माइनस में, तो 1.05 a1 माइनस a1 बराबर होगा, ये उधर गया 1.05 a2 प्लस में a2। इसमें से ये घटाएंगे तो बचेगा 0.05 a1 बराबर ये बचेगा 2.05 a2। अब हमें अनुपात निकालना है इसका अपेक्षित तीव्रता, मतलब I1 अपॉन I2 निकालना है। तो क्यों ना हम A1 अपॉन A2 निकाल दें? A1 अपॉन A2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? A2 को इधर ले लो तो
a1 अपॉन a2 बराबर होगा 2.05 अपॉन में 0.05। देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना आ जाएगा 205 बटे में 5 का भाग देंगे तो आएगा 41 अपॉन में 1 a1 अपॉन a2। अब हमें तीव्रता चाहिए, तो तीव्रता कैसे निकालते हैं? I अपॉन I2 बराबर होती है a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, होती है ना? क्यों? क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो a1 अपॉन a2 ये रहा 41 अपॉन 1, तो यहाँ पे 41 अपॉन 1 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1681 अपॉन a। यही क्या होगा इसका आंसर। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होगा। आप इसको दूसरे तरीके से करना। कौन सा तरीका? वो अंडर रूट i1 प्लस i2 अंडर रूट i2 अपॉन में अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 की स्क्वायर। उसे करके ट्राई करना कि आपका आता है कि नहीं आता है, फंसते हो नहीं फंसते। ये आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो